हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पारिक कोचिंग क्लासेस के प्री फाउंडेशन में। देखो, आपको पता है 8th स्टैंडर्ड से आप 9th में गए हो। लॉकडाउन की वजह से आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई है, तो चलो अब हम 9th स्टैंडर्ड को शुरू करते हैं, जो कि हमारा प्री फाउंडेशन का 9th केमिस्ट्री है, उसको शुरू करते हैं। देखो, पिछले साल हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे, अब उससे रिलेटेड, उससे आगे का सिलेबस इसमें होगा। तो कुछ मतलब जो 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था उसका यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमारे जो चैप्टर्स है उसमें से हम पहला चैप्टर आज लेने वाले हैं, वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग तो कुछ हमने पीरियोडिक टेबल सीखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था 8th स्टैंडर्ड में, उसका यहाँ पे यूज होने वाला है। और केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से मतलब टाइप्स कौन से होते हैं बॉन्ड के, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आप, और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी लिखता जाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th का प्री फाउंडेशन सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से शुरुआत करके बाकी के भी वीडियो आएंगे, मतलब बायोलॉजी के भी आएंगे, फिजिक्स के भी आएंगे और मैथमेटिक्स के भी आएंगे। साथ में जो आपका इंग्लिश है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। हम जैसे ही वीडियो कंप्लीट होते हैं, उसकी मतलब जब अपलोड करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पारिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और जो अपना ग्रुप है उस पर भी हम लिंक डालते जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग तो देखो, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपको पता है कि जब कोई भी दो एटम्स वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। दो एटम कंबाइंस होते हैं। जब कंबाइंस होते हैं, वो सेम एलिमेंट के हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट के हो, तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। दैट्स एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जैसे कि दो हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। दो क्लोरीन एटम कंबाइन होते हैं, Cl2 गैस हो जाता है। तो कुछ इस तरह से मतलब एटम्स कंबाइन होते हैं और उनसे मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब जब एटम्स कंबाइन होंगे और उनसे मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो इसका मतलब है कि कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें डेवलप हो रहा है, तभी वो एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें डेवलप हो जाता है, जो भी पार्टिसिपेटिंग एटम्स है, और उनको वो फोर्स होल्ड करके रखता है टुगेदर उस मॉलिक्यूल्स में। मतलब देखो, अब दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन है, ये बन रहा है H2, या फिर क्लोरीन है, दूसरा एक क्लोरीन है, फॉर्म कर रहा है Cl2, या फिर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फॉर्म कर रहा है HCl। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब ये दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, देखो ये सेम एलिमेंट के हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट के हैं, कंबाइन होके मॉलिक्यूल को बनाते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स में इनको कोई होल्ड कर रहा है, मतलब दो हाइड्रोजन है, इनको कोई होल्ड कर रहा है। तो जो ये फोर्स है इनको होल्ड करके रखता है, टुगेदर इनको होल्ड करके रखता है, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो इससे आप समझ सकते हो कि क्या है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है उनको टुगेदर हेल्ड करने वाला फोर्स, एक फोर्स है जो कि इनको होल्ड करके रखता है। अब जो पार्टिसिपेटिंग कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है, वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहा है उसमें। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है विच होल्ड्स द टुगेदर द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स
इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, तो उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो मैं लिख देता हूं क्या है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है केमिकल बॉन्ड? ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि होल्ड्स करके रखता है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को। तो अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स which holds constituents particles। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स में कैसे वो हम आगे देखेंगे। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को होल्ड करने वाला अट्रैक्टिव फोर्स इन अ मॉलिक्यूल is called chemical bond। इसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो आया समझ में कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एटम्स में हो सकता है, आयंस में हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसी को हम कहेंगे बॉन्ड। अब दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो उनमें फोर्स डेवलप हो रहा है, इसीलिए वजह से मॉलिक्यूल बन रहा है। तो वही हमें पढ़ना है। जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और हम यही पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है। अब देखो कि कोई एलिमेंट्स है तो कितने दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है, मतलब इसको एक टर्म्स कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन विथ वन अनदर। क्या है वैलेंसी? द वैलेंसी इज द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू कंबाइन विथ वन अनदर। एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की एबिलिटी, टेंडेंसी को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंसी जो एटम्स है उसकी अलग अलग होगी। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, कुछ इस तरह से अलग अलग वैलेंसी है। तो अलग अलग वैलेंसी क्यों होती है? सिंस द वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। तो वैलेंसी किस पे डिपेंड्स होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड होती है एटम्स के। तो इसके लिए हमें मतलब जो भी डिफरेंट थ्योरीज है केमिकल बॉन्डिंग की, ये क्लोजली रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उसी से ये रिलेटेड है कि इसकी वैलेंसी इतनी क्यों है, किसी और की अलग अलग क्यों है, इतनी होती है। सब हमको समझना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है वैलेंसी। तो आप वैलेंसी को नोट कीजिएगा। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन विथ वन अनदर। चलो मैं लिख देता हूं वैलेंसी। देखो, वैलेंसी इज द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट is the ability or tendency of element is the ability or tendency of element to combine with one another। एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की इनकी एबिलिटी और टेंडेंसी को हम कहते हैं वैलेंसी। अब शॉर्टली इसको कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं। क्या है वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंसी अब अगर आप याद रखेंगे तो मतलब
कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो मोस्टली यूज होने वाले एलिमेंट्स है जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये हाइलाइट्स है, अगर इनकी वैलेंसी याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। और वैलेंसी याद भी नहीं रखना है आपको, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। तो मैं सब लिखता हूँ यहाँ पे वैलेंसी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, और वो उतनी वैलेंसी क्यों दिखाते हैं वो सब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे उसके डिपेंड्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही सिलेबस में अकॉर्डिंग दिया हुआ है, हम एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखो, कार्बन कितनी वैलेंसी है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। हाइलाइट्स, जो भी हाइलाइट्स है कौन कौन से हैं? हाइलाइट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, जो भी इसके आयन्स है नेगेटिव, वो हाइलाइट्स, इनकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो आप इसको नोट कर लो, ये कुछ कॉमन है जो कि हमें बार बार यूज करने पड़ेंगे। कार्बन है तो कार्बन क्या होगा, हमेशा इसको 4 बॉन्ड्स होंगे, मतलब कुछ 4 एलिमेंट्स इसको दूसरे कंबाइन होंगे इसके साथ। जैसे कि देखो, मीथेन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 4 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। अब नॉट ओनली हाइड्रोजन, दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन? तो कार्बन करेगा 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो 4 वैलेंसी है। हाइड्रोजन देखो कितनी, एक देखो हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म किए? एक ने एक ही किया है, एक ने एक ही किया है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। अब ऑक्सीजन को देखो, आपको वाटर मॉलिक्यूल पता होगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल इस तरह का होता है, H2O। तो देखो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 1, 2, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब जो हाइलाइट्स है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सभी कितनी वैलेंसी दिखाते हैं? 1। देखो HCl मॉलिक्यूल है, HCl। अब क्लोरीन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हुए हाइड्रोजन के साथ? 1 ही किया हुआ है, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1। नाइट्रोजन देखो, अमोनिया मॉलिक्यूल्स आपको याद है, NH3, देखो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 1, 2, 3, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इनको आप नोट कर लो। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, हाइलाइट्स 1, नाइट्रोजन 3। इसके अलावा भी कुछ आएंगे, तो जैसे ही सिलेबस में जो जो आता है हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें हमने देखा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और उसके साथ वैलेंसी क्या होती है, किस तरह से एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे, या फिर डिफरेंट इनकी जो थ्योरीज है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करो। तो देखो कि क्या जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, या फिर सभी की जो रिएक्टिविटी है वो सेम है? तो नहीं है, अलग अलग रिएक्टिविटी है, उनकी जो टेंडेंसी है कंबाइन होने की या मॉलिक्यूल फॉर्म करने की वो अलग अलग है। कोई जल्दी से फॉर्म कर देता है, मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कोई स्लोली रिएक्ट होता है, और कोई रिएक्ट होता ही नहीं है। जैसे ही हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 18 है उसको हम बोलते थे नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, ग्रुप नंबर 18। 8th स्टैंडर्ड में देखा था हमने, पूरा पीरियोडिक टेबल स्टडी किया था। तो उसमें जो लास्ट वाला ग्रुप नंबर 18 है उसमें जो एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है उसमें? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। आया याद? ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते थे नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। क्या कहते थे इनको? नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस।
ठीक है। तो देखो ये जो नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस है, ये रिएक्ट नहीं होते, केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं। तो मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे या फिर ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये रिएक्ट नहीं होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये केमिकली इनर्ट है। तो हम अब वही पढ़ेंगे कि केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, क्यों ये रिएक्ट नहीं होते। केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, केमिकल इनर्टनेस, केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, ये केमिकली रिएक्ट क्यों नहीं होते। तो देखो जैसे हमने कहा था कि जो बॉन्डिंग है, वैलेंसी है, वो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो हम सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आपको पता है कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल मींस लास्ट सेल, जो भी लास्ट आउटर मोस्ट सेल होगा, वो जो आउटर मोस्ट सेल है या फिर वैलेंस सेल है, उसी के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। तो हमें लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, इनका भी, कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हीलियम में है, नियॉन में है, अप टू दी रेडॉन हम देखेंगे। और ये जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए। मतलब इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग अलग आती है, या फिर रिएक्शन जो कुछ रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम इनका मतलब नोबल गैसेस का लास्ट सेल का वैलेंस सेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले हीलियम, इसका सिंबल है He। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, मैं पूरा लिख देता हूं एक के साथ एक। एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो एक के बाद एक देखेंगे। देखो सबसे पहले हीलियम, सिंबल He। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 2, पता है आपको 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो एक ही सेल है, ये न्यूक्लियस और ये पहला सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लास्ट सेल, इसका पहला सेल और लास्ट सेल एक ही है, एक ही इसमें सेल है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, वो भी आएंगे 2, क्योंकि यही इसका वैलेंस सेल है। उसके बाद नियॉन, उसके बाद देखते हैं नियॉन। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। सिंबल एटॉमिक नंबर कितना है, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2, 8। हमने पढ़ा था क्योंकि फर्स्ट सेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सेकंड सेल की कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की, तो 8 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से हमने पढ़ा था। ठीक है, लास्ट ईयर में, मतलब 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। मतलब इसका जो वैलेंस सेल है ये है लास्ट वाला। तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, वैलेंस सेल में 8 है। उसके बाद देखो एर्गॉन, AR। ठीक है, एर्गॉन। अब एर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8। कितने हो गए ये, 10। कितने बचे हैं, 8। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर से 8, 2, 8,
8, 10, 18, ये देखो 2, 8, 10, ये 2, ऐसे लिखने का। और लास्ट सेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस से लिखो, ठीक है। इसके बाद आएगा क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, KRCRN, ठीक है। अब देखो ये जो बचे हुए हैं मतलब क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, इनका एटॉमिक नंबर कितना है? 36, 54, 86, 36, 54, 86। ये थोड़े बड़े बड़े एटॉमिक नंबर है जो कि कॉमनली यूज नहीं होते, तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्रिप्टॉन कितना है? 36 है, ज़ेनॉन कितना है? 54 है, और रेडॉन कितना है? 86 है, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2, 8, 18, 8, 2, 8, 18, 8। देखो ये कितने हो गए? 10, ठीक है, 10। इसके बाद ये 18, ये हो गए 28, 28 प्लस 8, 36। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब ये 54 है। देखो 54 में कैसे लिखेंगे? पहले 2, 8, 18, 18, 8। हमेशा याद रखो वैलेंस सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। लास्ट सेल में 80 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। तो 18 कभी लास्ट में मत लिखो। देखो कितने हो गए? ये 36 हो गए, 36, और ये 2, 38, 38 एंड 8, 46, 46 एंड 8, यस 54 हो गए। तो 54 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं ज़ेनॉन में। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। इसके बाद देखो रेडॉन, इसमें भी इसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, 86 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से आएगा 2, 8, 2, 8, 18, 32। पूरे इसमें जो सेल है वो भर जाएंगे, सब सेल है वो भर जाएंगे। उसके बाद 18 एंड 8। देखो इनका जो मतलब सम है वो करके देखो आप। 2, 8, 18, 32, 18, 8, ये हो जाता है 86। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो आप जरा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ऑब्जर्व करो। देखो इसमें कैसा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा सिर्फ हेलियम में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये लास्ट सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हेलियम के इसमें ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस सेल में, क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही है। आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस ये पहले वाला सेल एक ही सेल है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा? 1 होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो इसकी कैपेसिटी 2 है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके वैलेंस सेल में जो कि पहला ही सेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जब कोई एटम उसके वैलेंस सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम उसको कहते हैं डुप्लेट। क्या कहते हैं इसको? डुप्लेट। और डुप्लेट इसमें ही होता है हेलियम में, ठीक है, डुप्लेट। अब देखो बाकी के पूरे जो एलिमेंट्स है फ्रॉम नियॉन टू रेडॉन, इन सभी में लास्ट जो वैलेंस सेल है उनमें 8 ही इलेक्ट्रॉन है, सभी के सभी में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हम कहते हैं कि ऑक्टेट है। 8 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट सेल में होंगे तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्टेट। अगर 2 है तो उसको क्या कहेंगे? डुप्लेट। तो इसमें ऑक्टेट है, तो ये हो गया ऑक्टेट, ठीक है। मतलब बाकी के पूरे जो एलिमेंट्स है हेलियम छोड़ के इन सभी में ऑक्टेट कंप्लीट है और हेलियम में डुप्लेट कंप्लीट है। तो देखो अब ये क्या होता है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके पास है, हीलियम के पास 2 वाला है लास्ट सेल में और बाकी के पास 8 वाला है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है,
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसीलिए इनमें से ना इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ना ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, ना अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेंगे। इसी की वजह से ये इनर्ट है, स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन भी नहीं हो सकती और इसमें से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव भी नहीं कर सकते। अगर इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डुप्लेट है और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ऑक्टेट है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन को निकाला नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है कि ये केमिकली रिएक्ट ही नहीं होंगे, केमिकली रिएक्ट नहीं होंगे, इसीलिए ये इनर्ट है। इनका इनर्टनेस हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं, क्योंकि क्यों ये इनर्ट है? तो ये इनर्ट इसीलिए है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में या तो डुप्लेट होता है या फिर ऑक्टेट होता है। और अगर किसी भी एलिमेंट्स में ऐसा होता है तो इसको हम कहेंगे कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनर्ट गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डुप्लेट या फिर ऑक्टेट, देयरफॉर दे आर केमिकली इनर्ट। ये केमिकली इनर्ट है, ठीक है। ये जो नोबेल गैस है इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि इनका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो या फिर इसके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, इसीलिए ये स्टेबल बन जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लो कि हीलियम डुप्लेट होता है, बाकी के सब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। मतलब लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट, 2 है तो डुप्लेट, ठीक है। अब देखो कोई एलिमेंट्स है, अगर उसमें डुप्लेट है या फिर उसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो मोस्ट स्टेबल होता है। ये ऑब्जर्वेशन दिया था हमें कोसेल एंड लेविस ने। किसने दिया था ये? ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था कोसेल एंड लेविस। इन्होंने कहा था, देखो इन दोनों का इंडिपेंडेंट रिसर्च था, इंडिपेंडेंटली इन्होंने कहा था। इन 1916 में इंडिपेंडेंटली कहा था कि अगर कोई जो एटम्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके वैलेंस शेल में डुप्लेट आता है या फिर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो मोस्ट स्टेबल है। एनी एटम और आयन हैविंग सच कॉन्फ़िगरेशन विल बी इन द मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी। मतलब अगर कोई भी एटम है या फिर कोई आयन है और उसमें इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उसकी जो एनर्जी है वो कम होती है, मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी होती है। आपको पता है मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, तो मिनिमम एनर्जी स्टेट में होता है। इसका मतलब है कि अगर उसमें ऑक्टेट है या फिर डुप्लेट है तो वो स्टेबल है, और क्योंकि वो स्टेबल है तो वो केमिकली इनर्ट होगा, वो रिएक्ट नहीं होगा। तो अब इस पॉइंट को नोट कर लो, डुप्लेट और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट स्टेबल। Duplet or octet configuration of electron is most stable. Any atom or ion having this configuration will be in the minimum state of energy. Minimum energy होंगी उनकी, और minimum energy होती है तो maximum stability होती है, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे कि why do atoms combine? एटम कंबाइन क्यों होते हैं? तो बाकी के जो बचे हुए इनर्ट गैस तो नहीं होंगे लेकिन दूसरे रिएक्ट होते हैं। सो why do atoms combine? इनका जो कोसेल और लेविस का जो अप्रोच है केमिकल बॉन्डिंग को, अब इन्होंने ही शुरू कर दिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो रिएक्ट नहीं होंगे, तो बाकी के रिएक्ट क्यों होंगे ये भी ये बताएंगे। तो हमें वही इनका अप्रोच पढ़ना है, कोसेल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं वही हमें आगे के पोर्शन में पढ़ना है, ठीक है। तो आगे का पोर्शन हमारा वीडियो नंबर 2 होगा, आप इसको देख लो, समझ लो, और बाकी का वीडियो नंबर 2 हम आगे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।